कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करने से पहले एक नया क्वेश्चन करता है, फिर हम उस पर आते हैं। लिखो तो क्वेश्चन जो आता है बोर्ड में, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, ए एक आदमी है, ठीक है। ए स्पीक्स द ट्रूथ, सही बोलता है। ए स्पीक्स द ट्रूथ, ए स्पीक्स द ट्रूथ in 75% cases, in 75% cases, 75% केस में ए सही बोलता है, 25% झूठ बोलता है, ठीक है। एंड बी इन 80% केसेस, एकदम आने वाला ही होता है ये सब। एंड बी इन 80% केसेस, बी जो है वो 80% सही बोल रहा है, 80% केसेस, ठीक है। फाइंड नहीं, इन व्हाट परसेंट ऑफ केसेस, अगला लाइन लिखना, इन व्हाट परसेंट ऑफ केसेस, कितने परसेंट केस में, इन व्हाट परसेंट ऑफ केसेस, ठीक है, दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अपोज करेगा एक ही बात, ठीक है। दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन द सेम फैक्ट, इन द सेम फैक्ट, इन द सेम फैक्ट, मतलब एक ही फैक्ट पे बहस हो रहा है। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि ए 75% सही बोल रहा है और बी 80%, क्या चांस है कि दोनों एक दूसरे को अपोज करेगा। अगर ए सही बोलेगा तो बी गलत बोलेगा, और बी गलत बोलेगा तो बी सही बोलेगा तो ए गलत बोलेगा। एक ही बात पे डिस्कशन हो रहा है, दोनों बात कर रहा है, तो एक दूसरे को अपोज करे, इसका क्या चांस है, कितना परसेंट चांस है। देखो, अगर ए के सही बोलने की प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 75%, 75% का क्या मतलब हुआ, 75/100, मतलब 3/4, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब सही बोलने का, ठीक है। तो झूठ बोलने का कितना होगा, 1 में से इसको घटा दो, क्योंकि सही और झूठ मिलाकर टोटल हो जाएगा 1। बीच वाला नहीं, पता नहीं सर, उसका तो पता ही नहीं चलता है सही बोलता है गलत, ठीक है। या तो सही बोल रहा है या गलत, दो ही चीज बोल रहा है। ए डैश का अगर बात कर ले, मतलब ए डैश को हम झूठ बोलने का मान लेते हैं, ए का झूठ बोलने का, तो अगर 3/4 है सही बोलने का, तो 1 में से उसको घटा दो, तो 1/4। बी का सही बोलने का कितना है, 80%, तो 4/5, इसलिए बी डैश क्या हो जाएगा, 1 - 4/5, 1/5। मतलब ए का सही बोलने का, ए का झूठ बोलने का, सब कुछ सामने है। सही लिखा है गलत है, बोलिए साहब, गलत है। अब तुमसे क्या पूछ रहा है बताओ। अगर डिस्कशन चल रहा है तो हमसे पूछा ये जा रहा है प्रोबेबिलिटी किसका पूछा जा रहा है। ए सही बोले तो बी झूठ बोले, एक ही मैटर पे दोनों को बोलना है। चुप रह जाए तो वो भी नहीं हुआ कॉन्ट्राडिक्शन। जैसे हम गलत बोले कुछ, तुम चुप हो जाओ, तो मतलब ऐसा थोड़ी कि कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है।
समझ गए? उसको झूठ बोलना है, अगर ए सही बोल रहा है तो बी को झूठ बोलना पड़ेगा, तब हुआ कि अपोज कर रहा है। तो ए अगर सही बोल रहा है तो साथ साथ बी को झूठ बोलना पड़ेगा। ए एंड इंटरसेक्शन बी डैश, ये पूछ रहा है। ये कॉन्ट्राडिक्शन का केस है कि नहीं? ए सही बी झूठ, या ऐसा भी तो हो सकता है कि बी सही बोले और ए झूठ बोल दे, ये भी तो होता है कॉन्ट्राडिक्शन। और क्या होगा? ए सही तो बी झूठ, बी सही तो ए झूठ, इस तरह चीज थोड़ी होगा। तो या तो ये डिस्कशन जब होगा तो या तो ये होगा या ये होगा। अगर मान लो दो लोग डिस्कस कर रहे हैं, या हम सही बोले ये झूठ बोलेगा, समझ नहीं बात को, या ये सही तो हम झूठ बोलेंगे, यही होगा, दूसरा चीज होगा नहीं। तो या और या मतलब तो बीच में क्या होता है? प्लस। समझ नहीं बात? तो हमसे यही पूछा जा रहा है, जो प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है कि कॉन्ट्राडिक्ट करे एक फैक्ट पे दोनों, तो या तो ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन होगा या ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन होगा। अब बताओ, दो आदमी का माथा है, दोनों इंडिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट होगा दूसरे, अलग अलग सोच रहा है वो दोनों, ठीक। तो जब दो इंडिपेंडेंट होता है, दो इवेंट इंडिपेंडेंट होता है ए और बी, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? पी ए इंटू पी बी। और इंडिपेंडेंट इवेंट बात किए थे, विद्यार्थी वाला क्वेश्चन भी किए थे, तो यहाँ पे हो जाएगा पी ए इंटू पी बी डैश प्लस पी बी इंटू पी ए डैश। अब पी ए क्या निकाले हैं? दिया हुआ है 3/4, पी बी डैश वहां से लिख दो 1/5 प्लस पी बी क्या निकला हुआ है? 4/5 और पी ए डैश 1/4, दोनों कट गया। ये कितना हो गया? ये हो गया 3/20 प्लस 1/5। 1/5 में 4 से नीचे ऊपर गुणा कर दिया, वही रहने दो, 4/20 रहने दो, 4/20, ये नहीं काट रहा, 4 को रहने देना। ये हो गया 7/20। ये हो गया प्रोबेबिलिटी। परसेंट पूछ रहा कि कितने परसेंट केस में दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, तो परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक। अगर परसेंट पूछ रहा है तो क्या लिखोगे? 7/20 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। अगर प्रोबेबिलिटी पूछेगा ऑप्शन में तो यही हो जाएगा आंसर। तो कितना परसेंट? 35। आंसर तक याद रखना है। अब कब है एग्जाम? कल है, उसके बाद 10 को है। बिहार बोर्ड वाला क्वेश्चन नहीं था, अलग था, मतलब अलग मतलब क्या? हाँ, जैसे बिहार बोर्ड वाला क्वेश्चन आएगा ए डॉट बी क्या होता है, या डायरेक्ट सीधा सीधा देखना। चलो लिखो क्वेश्चन। उस समय सर लिखवा दिया आंसर दे। नहीं बोले थे, मेरी भाभी जो है बोले थे, क्या हम उनके सर बोले थे 35 को भर देना, उसके बाद बाकी हम पे छोड़ देना। ये कौन सा तरीका आवाज है? ये तो अच्छा है। 40 कुछ भी होगा ये सब, हाँ। नंबर बनवाने पैसा लेकर कर देता है। अच्छे ये जी के सर, अरे कुछ नहीं है, टेंशन क्यों ले रहा है? एक तो तुम जान लो, परसेंटेज लेके कोई कुछ नहीं करेगा। 12th में 10th में इतना रखना है जिससे काम बन जाए। मेन है कि एग्जाम ही निकालना है,
उसमें नहीं काम देगा, वो भर दो हम कर देंगे, वो उसमें नहीं चलेगा, वहाँ तुमको ही करना है। चलो लिखो तो। 2 coins are tossed. 2 coins are tossed once. एक ही बार में 2 कॉइन फेंक रहे हैं, ठीक है। वेयर 2 इवेंट हम ले लेते हैं। E इज इक्वल टू, ई एक इवेंट है, जो कौन सा इवेंट है? नो टेल अपीयर्स। अगर कोई टेल नहीं आए तो उस इवेंट को हम नाम दे दिए ई। एफ है तुम्हारा नो हेड अपीयर्स। नो हेड अपीयर्स, ठीक है। तो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। फाइंड, एक क्वेश्चन किए थे इस टाइम, तो थोड़ा कर लो एक बार और। ये देखो इधर, सबसे पहले हम इसको फिर से सीख लेते हैं, हम भूल गए तो इसलिए हमको लगा करवाते हैं। देखो इसमें सिंपल स्पेस क्या होगा? सिंपल स्पेस से लिखने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि लेकिन फिर भी अगर लिख लें सिंपल स्पेस, दो टॉस कर रहे हो तो हेड हेड आए दोनों पे, या टेल टेल आए, या टेल हेड आए, या हेड टेल आए, ये आ सकता है। अब अपना ई इवेंट कौन है इसमें से, जिसमें कोई टेल नहीं, तो खाली हेड हेड आ जाएगा, तो उसमें हो गया तुम्हारा एक। एफ कौन है? टेल टेल, नो हेड अपीयर, ठीक। तो पहली बात, ये दोनों में मैच ही नहीं कर रहा। अगर हमारा फॉर्मूला ये था ई बाई एफ पूछ रहा है, ई बाई एफ का क्या फॉर्मूला होता था? ई इंटरसेक्शन एफ, नीचे वाला नीचे में, तो इंटरसेक्शन हो रहा है क्या? तो उसका प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, समझ नहीं होगा। इंटरसेक्शन, यहीं पे तुम इंटरसेक्शन भी लिख लो, ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में कुछ आ रहा है क्या? तो जीरो ही आ रहा है, दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो इसका प्रोबेबिलिटी भी जीरो ही होगा। तो आंसर तो डायरेक्ट जीरो हो रहा है, सीधा सीधा। अगर कुछ आता मान लो, सॉल्व कैसे करते थे उसको? इसका प्रोबेबिलिटी निकालते थे। इसका प्रोबेबिलिटी क्या होता था? एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई एन ऑफ एस, ये इसका प्रोबेबिलिटी होगी। इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? एन ऑफ एफ बाई एन ऑफ एस। ये दोनों तो ऐसे भी कैंसिल हो रहा है, इसलिए सैंपल स्पेस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, समझ रहे बात? अब इसमें कितने एलिमेंट? शून्य, तो जीरो बाई सम, आंसर जीरो। क्या निकाल दिया था आंसर? 13 बार आ गया। चलो अगला लिखो। एक कॉइन, अगला लेसन, एक कॉइन टॉस्ड 3 times. एक कॉइन टॉस्ड 3 times, 3 बार फेंकना है। कॉइन टॉस्ड 3 times where E is equal to at least 2 heads. At least 2 head appears. अगर 2 हेड आ रहा है कम से कम, एटलीस्ट 2 हेड, ये नहीं बोल रहा है कि 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड।
ठीक, f इज इक्वल टू एट मोस्ट 2 हेड अपीयर। अच्छा क्वेश्चन। तो फाइंड p ऑफ e by f, फाइंड p ऑफ e by f। सबसे पहले सैंपल स्पेस 3 टॉस कर रहा हूँ, 3 टॉस हो रहा है। हेड 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 आ सकता है, टेल 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 आ सकता है, जितने भी आ सकते हैं वो सैंपल स्पेस में लिखना है। देखिए सिंपल स्पेस, सिंपल स्पेस क्या होगा? तीनों हेड चेक करके बता देना, तीनों टेल और 2 हेड वाला जो जो हो सकता है, तो हेड हेड टेल, ठीक। और क्या? हेड टेल हेड और टेल हेड हेड, ये हो गया 2 हेड वाले। और 2 टेल वाले होंगे। 2 टेल वाला कौन कौन होगा? टेल टेल हेड, टेल हेड टेल और हेड टेल टेल। और कुछ आएगा क्या इसमें? देखो जरा, 8 अब आउटकम्स आ सकता है। 1 2 3 4 8 है कि नहीं? सही है ना ये? और कुछ आ सकता है? 3 बार सिक्का फेंको तो यही पॉसिबल है। अब इसमें से ई कौन है? जो इवेंट है सिंपल स्पेस में से निकल पाएगा। कौन कौन है बताओ? ई बोलना है एटलीस्ट 2 हेड, तो कम से कम 2 हेड। इसका मतलब क्या हो गया कि जिसमें ज्यादा ज्यादा तीनों हो सकता है। एटलीस्ट तुम्हारे पास कम से कम 500 रुपए, 1000 भी चल सकता है, नहीं समझ रहे बात? तो एटलीस्ट 2 हेड का मतलब हुआ कि कम से कम 2 हेड है। तो 2 हेड और 2 हेड से ऊपर वाला उठा के इसमें रख दो। तो 2 हेड वाला है हेड हेड टेल, टेल हेड टेल, सॉरी टेल हेड हेड और हेड टेल हेड। देखना जरा, तीनों हेड। ये इसमें एटलीस्ट 2 हेड है कि नहीं सब में? और किसी में नहीं होगा। अब एफ लिखो, एटमोस्ट 2 हेड। एटमोस्ट 2 हेड का क्या मतलब हुआ? अधिक से अधिक, 2 से ज्यादा नहीं चलेगा। तो 7 को हो जाएगा, ये खाली हटा दो क्योंकि इसमें तीनों हेड है। बाकी में तो एटमोस्ट 2 हेड है ही ना, नहीं भी हेड है उसमें चलेगा। समझ गए? अगर तीनों टेल है, एटमोस्ट 2 हेड के अंतर्गत आ गया ना, तो अधिक से अधिक 2 हेड होना चाहिए, कम से कम 0 भी चलेगा। तो ये हटाओ, 7 लिख दो। टेल टेल टेल, यहाँ यही वाला क्वेश्चन गलत होता है परीक्षा में, और सब हल्के होता। टेल 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 टेल, हेड हेड टेल, जो जो है सब लिख देते हैं। हेड टेल हेड, टेल हेड हेड और टेल टेल एच, फिर टी एच टी और फिर एच टी टी। ये हो गया 7 के 7। इसमें कॉमन कौन कौन हो रहा है सर? 3 हो रहा है। ये तीनों वाला खाली हटा दो, ये तीनों वाला, ये वाला हटा देते हैं, ठीक। तो ये हो गया एच एच टी, फिर हो गया टी एच एच, फिर हो गया एच टी एच। तो कॉमन वाला ऊपर होगा। कॉमन वाला में कितना है? 3, एफ वाले में 7। तो आंसर क्या होगा? 3/7। ये पता चला कि नहीं चला? ठीक है, ऐसे अगर बनाओगे, ठीक, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इंटरसेक्शन को लिखोगे तुम, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो उसका नंबर एन ऑफ ई बाय एफ डिवाइडेड बाय एन ऑफ सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ को लिखोगे नंबर ऑफ एफ, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये दोनों तो कट ही जाएगा। अब ई इंटरसेक्शन एफ में कितने हैं? 3 है, और एफ में कितने हैं? 7 है। तो आंसर हो गया 3%। समझे बात को?
नहीं दिख रहा था, अब पूरा दिख रहा। अरे ठीक है। हाँ? तब ना नहीं भी आता है वो, चलो सोचता है क्या करेंगे, जाके देवे करेगा ये यूट्यूब पे। नहीं, नंबर पे भी तुमसे कम आएगा उसको, नहीं आने वाले को। नहीं समझे, तुम लोग रेगुलर आ रहे हो ना, तो जगह तुम्हें लोग ऊपर रहे हो, ये देखा गया है, सच्चाई है। मुझे कष्ट, तकलीफ, दिक्कत समझ में आया? ये इस टाइप का बनेगा। अब यहाँ पे तुमको कुछ भी लिखा रहेगा, E इक्वल टू कुछ नया, F तुमको सोचना पड़ेगा ना, E के अंतर्गत। अब सैंपल स्पेस तो याद ही रखना, 3 वाला 8 आता है, 8 में कौन कौन है सेट करते। अगर 3 बार टॉस करे या 3 सिक्का साथ में उछाले तो सैंपल स्पेस को याद रखना। ठीक, 8 आता है, कौन कौन है ये तुरंत, ये नहीं कि वहां उसके लिए भी सोचने पड़ जाए, मतलब वहां फास्ट होना चाहिए। बाकी इसमें होते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, पहले अब हम बेस थ्योरम समझाएं, फिर क्वेश्चन इकट्ठे करेंगे दोनों का। इसी दिन समझाने वाले थे। चलिए हेडिंग दो, तो इस थ्योरम को पहले समझ लो अच्छे से, फिर क्वेश्चन कर लेंगे इकट्ठे। बेस थ्योरम, ठीक है। बेस थ्योरम, बेस थ्योरम, ठीक है। पहले तो 2-3 लाइन लिख लेते हैं, फिर समझा देते हैं। क्या हो गया यार, कोई दिक्कत? टेंशन क्यों ले रहे हो? हो ही जाता है टेंशन परीक्षा से पहले, लेकिन वही है, जो लोग टेंशन को मिनिमाइज करके रखता है वो ठीक रहता है, उसको ज्यादा नंबर आता है। समझा? ये मत लो, सिर्फ पढ़ो, कुछ नहीं सोचना। देखो 1 मिनट लिख लीजिए थोड़ा सा। ए बॉल इज सिलेक्टेड फ्रॉम, पहले लिख लो फिर बोलते हैं इसके बारे में। ए बॉल इज सेलेक्टेड फ्रॉम एनी बैग, 2 बैग है मान लो, उस 2 में से एक बैग में से, या 3 भी हो सकता है। ए बॉल इज सिलेक्टेड फ्रॉम एनी बैग एंड इफ इट इज फाउंड टू बी रेड, अगर ये पता चला कि ये लाल बॉल आया, इफ इट इज फाउंड टू बी रेड, इट इज फाउंड टू बी रेड एंड इफ इट इज फाउंड टू बी रेड, ठीक है, what is the probability that and it is found to be red, what is the probability that ball is selected from bag 2, ball is selected from bag 2 या बैग 1, ऐसा कुछ क्वेश्चन में अगर रहता है, हमारे पास 2 बैग हैं, 1 और 2, ठीक, इसमें कुछ लाल ब्लू बॉल है, इसमें भी कुछ लाल ब्लू बॉल है, ऐसे आंख बंद करके निकाले, रेड निकला, क्या प्रोबेबिलिटी है ये दूसरे बैग से हाथ से निकला, बिना देखे निकाल रहा, समझ रहे, या पहले बैग से निकला। तो यही है बेस थ्योरम में, यही निकालते हैं। बहुत सारा घटना रखा रहेगा, जैसे बहुत सारा बक्सा रखा हुआ है, उसमें से हम एक बॉल निकालें तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 9वें बक्सा से निकले, 10वें बक्सा से निकले। जब इस प्रकार से कुछ होता है तो वहीं पे हम ये बेस थ्योरम लगाते हैं, समझ रहे बात को। तो अब इसमें अगर थोड़ा सा हम लिखना चाहें, कोशिश करें, नाम दें, ठीक है। मेन थ्योरम तो यही था, जो नहीं समझ में आता है बच्चा को, एक बात
वहीं कट गया एकदम मेन टाइम पे, शुरू किया और गया। मतलब बेस थ्योरम में क्या बोल रहा है कि दो बैग है, दोनों में डिफरेंट कलर के बॉल है, बैग से बॉल निकाल लिए, रेड निकला, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो किसी पर्टिकुलर बैग से बिलोंग करता है, एक से या दो से। ठीक है, यहाँ हम लिखे हुए हैं दो से निकल रहा है, तो दो से निकल रहा है तो क्या पूछ रहा है हमको, लोग क्या मान लिए A1 बैग 1 इज सिलेक्टेड, A2 बैग 2 इज सिलेक्टेड और B रेड बॉल सिलेक्टेड। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर रेड बॉल सिलेक्ट हुआ है तो वो A2 से निकला है, तो रेड बॉल वाला नीचे और A2 वाला ऊपर। तो ये इसी को निकालना है, इसको कैसे निकालेंगे, हटा देते हैं। यस सर। इनसे पूछा जा रहा है रेड बॉल पहले सेलेक्ट हुआ तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो A2 से निकला है। ठीक, तो तुमको ये इंडिपेंडेंट इवेंट टाइप का नहीं लग रहा है फॉर्मूला? क्या लिखते थे, अगर एक इवेंट बाय दूसरा इवेंट होता था, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर, नीचे क्या होगा, नीचे वाला। तो यही निकालना है ना हमको, तो किसी तरीके से अगर ये दोनों मिल जाए तो बस हो गया काम, निकल गया आंसर। समझ गए बात को? चलो, अब अगर हमारे पास दो बॉक्स है और दोनों में मिक्स कलर के बॉल, और रेड बॉल निकलने का प्रोबेबिलिटी अगर खाली पूछ ले कि रेड बॉल निकलने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, वो सब भूल जाओ बेस थ्योरम को। अभी अगर हमारे पास दो बॉक्स है, दोनों में कुछ कुछ बॉल रखा हुआ है, यहाँ भी रखा हुआ, यहाँ भी रखा हुआ, अलग अलग कलर के, तो इसमें से रेड बॉल निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? टोटल रेड कलर नहीं, ऐसे थोड़ी सा, या तो ऐसे करके देंगे, हाथ देंगे, तो या तो पहले वाले से निकल सकता है या दूसरे वाले से। ऐसा तो होगा नहीं कि दोनों में से एक ही बार में निकालोगे, दोनों बक्सा की दीवार खोल के मिला नहीं सकते ना, या तो रेड इससे निकलेगा या इससे निकलेगा, इसका रेड अलग, इसका रेड अलग, तो दोनों में से किसी से भी निकले तो रेड ही निकले, तो बीच में प्लस आएगा। समझ रहे बात? मतलब हम ये बोल रहे हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है, पहले हम इसी को निकालते हैं, नीचे वाले को, इसको बदले में लिख रहा है, तो या तो वो A1 से निकलेगा या किससे निकलेगा, A2 से। अगर हाथ A1 पे गया तो A1 से रेड निकलने का क्या प्रोबेबिलिटी, या अगर हाथ A2 पे गया तो A2 से निकालने का क्या प्रोबेबिलिटी, रेड निकालने का क्या प्रोबेबिलिटी। तो अगर A1 सेलेक्ट हुआ, अगर हम ऐसे करके हाथ दे रहे हैं दो बक्सा में से, अगर A1 सेलेक्ट हुआ अपने हाथ में, तो उसमें रेड निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी। तो A1 सेलेक्ट हो, उसमें रेड निकले, तो उसमें रेड निकले का क्या मतलब हुआ कि A1 सेलेक्ट हो और रेड निकले, तो या तो प्लस A2 सेलेक्ट हो दूसरा बक्सा और उसमें से रेड निकले। देखो इसको हम पहले लिख दिए फिर समझा रहे, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से समझना, नहीं आएगा एक बार में अगर किसी को तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमको PB निकालना है, इसके बदले में ये लिख रहा, तो हमारे पास दो बक्सा है, A1 और इसमें कुछ रेड बॉल ब्लू बॉल रखे हुए हैं, A2 में भी कुछ रेड बॉल ब्लू बॉल रखे हुए हैं, तो या तो A1 से रेड निकलेगा या B1 से निकलेगा, सॉरी A2 से निकलेगा, ऐसा तो नहीं दोनों से निकाल लेंगे, दोनों से नहीं निकाल सकते। तो खाली A1 से रेड निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या लिखोगे, तो पहले बॉल बॉक्स 1 सेलेक्ट हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी P ऑफ A1, और अगर बॉक्स 1 सेलेक्ट हो गया है तो उससे रेड निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी। समझ रहे बात है क्या बोल रहा, अगर बॉक्स 1 सेलेक्ट हो गया तुमसे तो उससे रेड निकलने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बॉक्स 1 और उससे रेड साथ में निकले, अगर मान लो हमारे पास दो बॉक्स है और ये इस पे हाथ चला गया है, तो इससे रेड निकलने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो बीच में इंटू होगा इसमें, क्योंकि बॉक्स 1 पे हाथ गया और उसी से रेड निकलने का प्रोबेबिलिटी, तो बॉक्स 1 पहले हाथ चला गया फिर उसमें से रेड निकलने का प्रोबेबिलिटी, तो ये हो गया पहले बॉक्स से निकलने का। या यही घटना दूसरे बॉक्स से भी हो सकता है, अगर हाथ किसी का दूसरे बॉक्स पे गया तो उससे रेड निकाल लेगा वो, तो दूसरा बॉक्स सेलेक्ट हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी PA2, और जब दूसरा बॉक्स सेलेक्ट हुआ तो रेड निकलने का प्रोबेबिलिटी, तो उसको तो ऐसे ही लिखेंगे ना कि पहले दूसरा बॉक्स पे हाथ चला गया तो रेड उससे निकलने की प्रोबेबिलिटी, तो उसके बीच में इनटू, और दोनों इवेंट में से अगर कोई इवेंट हो जाए, ये भी हो जाए तो रेड ही निकला, ये भी हो गया तो रेड ही निकला, बीच में प्लस। समझ रहे बात? ठीक है, अब ऊपर क्या होगा,
ऊपर है तुम्हारा A2 इंटरसेक्शन B। तो A2 इंटरसेक्शन B का क्या मतलब हुआ? A1 वाला नहीं, डायरेक्ट हाथ A2 पे ही जाए तभी ना। अगर A2 इंटरसेक्शन B का मतलब ये हो गया कि बैग 2 और ब्लू दोनों साथ में हो, ये बैग 2 और ब्लू दोनों साथ में, तो बैग 2 पे हाथ जाए और वहां से रेड निकले, दोनों साथ में हो, ठीक है, ब्लू बोल दिए थे, रेड साथ में, तो बैग 2 निकलने की प्रोबेबिलिटी, बैग 2 पे हाथ जाने की प्रोबेबिलिटी, और अगर बैग 2 पे हाथ चला गया तो उससे रेड निकले उसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये अब एक्चुअली में क्या है, इसको बिना समझे भी लोग याद कर लेते हैं। कैसे याद कर लेते हैं वो देखो। तुमसे जो क्वेश्चन आएगा जनरली बच्चा इसको छोड़ देता है। एक क्वेश्चन जैसे आता है सब्जेक्टिव में लिखा हुआ, बड़ा सा आता है लिखा हुआ, तो उसके बदले में जो लिखा रहता है उसको कर देता है लोग, ठीक है। लेकिन आसान यही होता है, इसमें खाली लिखने आ जाए तो गलत होने का कोई चांस ही नहीं है यहाँ पे। बस इतना ही लिखने खाली आ जाए कि क्या लिखाएगा हमको, बाकी सब हो जाता है। देखो याद कैसे करते हैं बच्चे, जैसे ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है, A2/B पूछ रहा है, ठीक, तो ऊपर में इसको पलट के लिखा हुआ है D/2 लिखा है, इधर जो है उसका उल्टा है कि नहीं वहां पे, और ये नीचे वाला A2 इधर लिखा हुआ है। इतना दिमाग में रखना है। जो यहाँ जैसे मान लो हमसे पूछ लिया कोई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लो पूछ लिया कि E1 बाई, यहाँ दे देते हैं कुछ नाम F, ऐसा कुछ दे देते हैं, उधर क्या होगा F/E1 इंटू PE1, ये ऊपर होगा, ये 100%। नीचे अगर 2 इवेंट है तो दोनों का होगा इसी टाइप का, समझ नहीं बात। तो नीचे एक तो जो ऊपर है वो नीचे है ही, देखो ना, है कि नहीं, ये वाला है, और उसी प्रकार सेम इधर भी है। तो ये जो ऊपर लिखा है वो नीचे होगा ही, E1 इंटू F/E1। ये नीचे ये जो ऊपर लिखे है लिख दो, प्लस जैसे E1 है, अब 2 बॉक्स है तो 2 को लिखाएगा, 3 बॉक्स होता तो 3 को नीचे लिखाता, तो नीचे और एक आ जाएगा E2, यही सेम लिख दो तुम, E1 की जगह खाली E2 लिख दो, जहां जहां E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ F/E2। अगर 3 बक्सा होता तो E3 वाला लिखते, 4 बक्सा होता तो नीचे 4 होगा, ऊपर एक ही होगा, समझ रखने बात को। तो इसको नोट कीजिए, इसको फिर बताना पड़ेगा एक बार।